ये बायोलॉजी ह्यूमन ब्लड का दूसरा पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर पार्ट के बारे में, कोशिकीय हिस्सा के बारे में। इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं ब्लड क्या होता है, और ब्लड के जो दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा कार्पसल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो प्लाज्मा के बारे में पिछले में हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर पार्ट यानी कि कोशिकीय हिस्सा के बारे में। तो कोशिकीय हिस्सा में सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, इस कोशिकीय हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं, ठोस भाग कहते हैं। ठोस भाग कहते हैं इसे, ही हम लोग क्या कहते हैं, ठोस भाग कहते हैं। यानी कि ये जो ब्लड का जो कोशिकीय भाग होता है ये सॉलिड पार्ट होता है। दूसरा इसमें हम लोग याद रखेंगे कि ये जो ब्लड, पूरे ब्लड का ये 45 से 50% भाग होता है। 45 से 50% भाग होता है। किसका होता है, तो कोशिकीय हिस्सा का होता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। ब्लड कार्पसल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रुधिराणु के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु, ब्लड कार्पसल्स या रुधिराणु के नाम से जानते हैं। अब ये जो रुधिराणु होते हैं, जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं, ये तरल प्लाज्मा में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये कार्पसल्स जो होते हैं, ये जो कार्पसल्स होते हैं, ये तरल प्लाज्मा में क्या करते हैं, तरल प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तरल प्लाज्मा में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। और ये कार्पसल्स के 3 भाग होते हैं। कार्पसल्स के 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कार्पसल्स के कितने भाग होते हैं, तो कार्पसल्स के 3 भाग होते हैं। अब देखिए, पहला भाग इसका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। रेड ब्लड रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि RBC के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। या इसका दूसरा नाम होता है, या इसका एक दूसरा नाम होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। इरिथ्रोसाइट्स होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। अब ये पहला हो गया, और दूसरा भाग इसका होता है, इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। या इसका जो दूसरा नाम होता है, वो होता है ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। और इसी का जो तीसरा भाग होता है, जो ब्लड कार्पसल्स का जो तीसरा भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। जो तीसरा भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु कहते हैं। रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा जो नाम होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो पहला भाग हो गया ब्लड कार्पसल्स का जो पहला भाग हो गया, और रेड ब्लड कार्प्स और आरबीसी हो गया जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा भाग हो गया वाइट ब्लड कार्पसल जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट कहते हैं। और तीसरा भाग हो गया इसका ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया नहीं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इससे पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि जो ये ब्लड कार्पसल्स होते हैं, जो रुधिराणु होते हैं, ये क्या है? कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई जिसमें केंद्रक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो ये इसमें केंद्रक नहीं, वो अनुपस्थित होता है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये अपवाद के रूप में दो जंतु ऐसे होते हैं, दो जंतु ऐसे होते हैं अपवाद के रूप में, जैसे ऊँट हो गया, ऊँट एवं लामा। ऊँट एवं लामा में क्या होता है? ऊँट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? ऊँट एवं लामा के आरबीसी में केंद्र क्या होता है? उपस्थित होता है। ये अपवाद के रूप में होता है। बाकी सबके आरबीसी में केंद्र क्या होता है? नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊँट एवं लामा में केंद्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, इस आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का आकार, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? उभयावतल होता है। उभयावतल, इसका आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? उभयावतल होता है। इस तरह से होता है, डिस्क के आकार का होता है, उभयावतल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा, अस्थि बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और ये अस्थि मज्जा क्या होता है? तो जो शरीर की लंबी लंबी हड्डियां होती हैं ना, तो शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियों के जो खोखले हिस्से होते हैं, उन खोखले हिस्सों में भूरे रंग का गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। भूरे रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, जिसे बोन मैरो कहते हैं। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यानी कि गर्भावस्था में जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो उसे हम लोग फीटस कहते हैं। फीटस कहते हैं, फीटस यानी कि भ्रूण कहते हैं। फीटस यानी कि भ्रूण कहते हैं। तो फीटस में यानी कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? लीवर में होता है। लीवर यानी कि यकृत एवं स्प्लीन, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, यकृत और प्लीहा में होता है। जब बच्चा यूट्रस में होता है, यानी कि गर्भाशय में जब होता है बच्चा, तो उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं। भ्रूण अवस्था में माना जाता है, यानी कि फीटस अवस्था में होता है। तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर और किस में होता है? स्प्लीन में होता है। और यहीं से याद रखिएगा
कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितना होता है, वो 40 से 50, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है, यानी कि 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है, यानी कि एक क्यूब मीटर का जितना आयतन होगा उतने में जितनी आरबीसी आएगी, मतलब एक क्यूबिक एमएम वाले डिब्बे में आरबीसी की संख्या जो होती है वो 40 से 50 लाख होती है, 40 से 50 लाख होती है। अब अगला याद रखिएगा कि इस जो आरबीसी की जो संख्या होती है इसको मेजर कैसे करते हैं। तो आरबीसी की संख्या मापने के लिए एक यंत्र होता है। किस डिवाइस से आरबीसी की संख्या मापी जाती है। तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है। तो हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। आरबीसी की जो संख्या होती है वो हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीसी का जो लाल रंग होता है, अगला पॉइंट है आरबीसी का लाल रंग। तो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यहीं से याद रखिएगा कि काकरोच का जो ब्लड का रंग होता है वो रंगहीन होता है। काकरोच का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। काकरोच के जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। और यहीं से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि काकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो काकरोच के हार्ट में यानी कि काकरोच के हृदय में कुल 13 चैम्बर होते हैं। और इसी से और मनुष्य के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। अब अगला पॉइंट है आरबीसी के बारे में। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो 12 से 16 mg पर 100 ml होता है। 12 से 16 mg पर 100 ml होता है, या 12 से 16 mg पर डीएल होता है। 12 से 16 mg पर डीएल डेसीलीटर होता है। इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट ये है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमेटिन नामक एक लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीमेटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि आरबीसी का मेन कार्य क्या होता है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है। तो मुख्य मेन कार्य, मेन फंक्शन, आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि शरीर के प्रत्येक हिस्से में, शरीर की हर कोशिका में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, प्रत्येक सेल यानी कि कोशिका में पहुंचाना।
पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वापस लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये आरबीसी का मेन फंक्शन होता है। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। और अगला पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, आरबीसी की मृत्यु, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, लीवर और स्प्लीन में होती है, लीवर एंड स्प्लीन में होती है, लीवर एंड स्प्लीन में, यानी कि यकृत और प्लीहा में होती है। और यहीं से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि लीवर और स्प्लीन को क्या कहते हैं, लीवर एंड स्प्लीन, लीवर यानी कि प्लीहा को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है, इसे ही आरबीसी की कब्र भी कहते हैं, आरबीसी की कब्र कहते हैं, आरबीसी की कब्र कहते हैं। तथा इसे ही ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसे ही मतलब मनुष्य के शरीर का क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहते हैं, आरबीसी की कमी से। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा, आरबीसी की कमी से क्या होता है, आरबीसी की कमी से एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि रक्त क्षीणता नामक रोग होता है, आरबीसी की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता नामक रोग होता है, एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता नामक रोग होता है। और एक चीज़ यहीं से और याद रखिएगा कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आरबीसी के निर्माण में विटामिन B6, विटामिन B11 एंड विटामिन B12, विटामिन B12 क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये सभी विटामिन आरबीसी के निर्माण में विटामिन B6, B11 तथा B12 मदद करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी विटामिन की कमी से, यानी कि B6, B11 तथा B12 की कमी से भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। अब अगला पॉइंट है कि आरबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी अगर अधिक हो जाए तो आरबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो आरबीसी की अधिकता से पॉलीसेथेमिया नामक बीमारी होती है, पॉलीसेथेमिया नामक बीमारी होती है। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसेथेमिया रोग होता है। और आरबीसी की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में।